multitude of labor laws and their reforms. This is the reading by Bhagwati and Panagaria. देखिए, अब हम इस पॉइंट पे आ रहे हैं इस रीडिंग के अंदर, जहां पे वो ये कहते हैं कि जब रिफॉर्म्स हुए, 1991 रिफॉर्म्स हुए, तो प्रोडक्ट मार्केट में रिफॉर्म्स हुए, कुछ कुछ कैपिटल मार्केट में भी रिफॉर्म्स हुए, लेकिन जो लैंड और लेबर मार्केट है उसमें उतने रिफॉर्म्स नहीं हुए। वो ये कहते हैं कि बहुत सी जो कमियां थी प्रोडक्ट मार्केट में, रेगुलेशंस थी, जिनकी वजह से प्रोडक्ट मार्केट उतने स्तर पे नहीं ग्रो कर पा रहा था, वो बहुत कुछ रिमूव भी करा गया और कुछ हद तक कैपिटल मार्केट में भी। जैसे कि वो ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट लाइसेंसिंग रिमूव हो गई थी, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि प्रोटेक्शन भी हट गई थी, जिस तरह की प्रोटेक्शन पहले दी जाती थी वो प्रोटेक्शन नहीं थी। तो अब आपको हर चीज के लिए लाइसेंसिंग लेने की जरूरत नहीं थी। फिर वो ये कहते हैं कि जो फॉरेन फर्म्स थी जिनको पास बहुत अच्छा टेक्निकल नो एंड हाउ था, वो भी अब इंडिया में आ सकती थी। सो प्रोडक्ट मार्केट एक्सपैंड हो रहा था। जो चौथी बात थी, मोस्टली जितनी भी लेबर इंटेंसिव फर्म्स थी वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की रिजर्वेशन के लिए थी, वो रिजर्वेशन भी खत्म कर दी। तो होना तो ये चाहिए था ना कि भैया, अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की रिजर्वेशन को भी खत्म कर दिया है, तो अब लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा ग्रो करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इस बात पे चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं। देखिए, अगर स्मॉल स्केल रिजर्वेशन जो था इंडस्ट्रीज का वो खत्म हो गया था, तो भी तो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स क्यों ग्रो नहीं करे, ये भी समझने की बात है। देखिए, उस समय ना कुछ मल्टी फाइबर एक्सपोर्ट कोटा हुआ करता। अब उसमें तरीका ये था कि हम, अगर कोई अनयूज्ड एक्सपोर्ट कोटा रह जाता था, तो वो हम उन फर्म्स को देंगे जो कि न्यू एप्लीकेंट्स होंगे। मान लीजिए मेरी ऑलरेडी सक्सेसफुल फर्म थी, अगर मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, मैं उस कोटे को, उस अनयूज कोटे को यूज करना चाहता हूं, तो मुझे नहीं देंगे वो। और अगर मैं वो यूज कर लेता हूं तो मेरी फर्म भी और बड़ी हो जाएगी। तो वे कहते हैं नहीं, हम न्यू एप्लीकेंट्स को देंगे। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि जो, हालांकि ये रिजर्वेशन पॉलिसी खत्म हो गई थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की रिजर्वेशन पॉलिसी, लेकिन तब भी जो ऑलरेडी सक्सेसफुल फर्म्स थी, जिनके पास ज्यादा चांस था बड़ा होने का, जिनके पास ज्यादा चांस था एक्सपैंड होने का, वो नहीं एक्सपैंड कर पाए, वो एक्सपैंड नहीं कर पाई। लेकिन ये जो रीजनिंग है ना, ये यूरोपीय राउंड के बाद इसका अर्थ नहीं रह जाता, दिस एक्सप्लेनेशन डिडंट। लेकिन कुछ और था जिसकी वजह से लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग ग्रो नहीं कर रही थी। अब उसको देखते हैं, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग इसलिए ग्रो नहीं कर रही थी। देखिए, एक रीजन तो यही था कि हाईली इनफ्लेक्सिबल लेबर मार्केट था। हाईली इनफ्लेक्सिबल लेबर मार्केट था, तो उसका अर्थ है कि भैया जो लेबर लॉज हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रिंजेंट थे कि वो लेबर मार्केट को फ्लेक्सिबल नहीं बना रहे थे। दूसरा, अगर मेरी फर्म प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही है, लॉस मेकिंग है, तो उतने अच्छे बैंक्रप्सी लॉज भी नहीं थे कि मेरी स्मूथ एग्जिट हो जाए। तो मैं कहूंगा भैया, मैं इस तरह के लेबर मार्केट, लेबर इंटेंसिव सेक्टर में आने की मुझे क्या आवश्यकता पड़ी। हाईली डिस्टॉर्टेड लैंड मार्केट था, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, ये सारी चीजें बताती हैं कि क्यों लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग ग्रो नहीं कर रहा था। और लेबर लॉज इतने ज्यादा स्ट्रिंजेंट थे कि जो फर्म्स थी वो ये कहती थी कि हमारे लिए तो यही अच्छा है कि हम स्मॉल ही रह जाएं, बिकॉज हम जैसे ही थोड़ा सा ग्रो करेंगी, थोड़ा सा भी बढ़ेंगी, तो ये लेबर लॉस हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तो हमारे लिए ये इंसेंटिव है कि हम ज्यादा बढ़े ही ना, हम ज्यादा स्केल अप ही ना करें। ये लिखा है यहाँ, दे हैव टू फेस सेवरल लेबर लेजिस्लेशन सो दैट देयर इज एन इंसेंटिव टू रिमेन स्मॉल। आगे देखिए, अब हम डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स के द्वारा ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन एक्ट्स में इनहेरेंट प्रॉब्लम्स थी, ये कितने स्ट्रिंजेंट थे, जिनकी वजह से हमारी फर्म्स को ये इंसेंटिव ही नहीं मिला कि वो ग्रो कर पाए। तो पहला एग्जांपल है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का। वो ये कहते हैं कि अगर किसी फर्म में 7 या 7 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, वो ट्रेड यूनियन बना सकती है। अब ट्रेड यूनियन बना सकती हैं, उनके पास स्ट्राइक करने की पावर आ जाती है, वो लेबर कोर्ट्स पहुंच सकती हैं। लेकिन
अगर जो फर्म है वो कहे कि भैया मैं तो मैक्सिमम 6 ही वर्कर्स के साथ काम करूं, तो अगर मेरी फर्म में सिर्फ 6 ही वर्कर्स हैं तो कोई फर्क ही नहीं, मेरे पे ये वाला एक्ट अप्लाई नहीं होता, ये कोई ना स्ट्राइक कर पाएंगे ना कोई लेबर कोर्ट में पहुंचेंगे, मैं रहूंगा स्मॉल। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि क्यों जो एपरल सेक्टर था वो बहुत ज्यादा, हालांकि लेबर इंटेंसिव था लेकिन वो बहुत ज्यादा स्केल अप नहीं, छोटे 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 फॉर्म्स बने उससे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। अब वो ये कहते हैं कि अगर आपकी फैक्ट्रीज में 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स हैं तो आपके ऊपर ये वाला लॉ, ये वाला एक्ट लग जाएगा, आपको इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा इनका, तो ये कॉस्ट है ना मेरे लिए। अगर मैं ऐसा कोई इंडिविजुअल हायर करता हूं जिसको मैं 10,000 या ज्यादा महीने के दे रहा हूं, तो मुझे उसको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी देने पड़ेंगे, और अगर मुझे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देने पड़ेंगे तो सब मेरे लिए कॉस्ट है ना। तो मैं कहूंगा भैया मैं ऐसे 10 वर्कर्स रखूं ही क्यों, मैं इनको इतनी वेज ही क्यों दूं, मैं स्मॉल ही रहता हूं, यही मेरे लिए अच्छा है। दूसरा एग्जाम्पल जी आता है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अब फैक्ट्रीज एक्ट 1948 क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसी मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स, ऐसी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फर्म जो कि 10 वर्कर्स की हैं और वो पावर यूज करती है, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रही है, और ऐसी या फिर 20 वर्कर्स विदाउट पावर, तो उनको मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स मानते हुए ये वाला एक्ट लग जाएगा। अब इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, पहले तो इस एक्ट ने कह दिया सिर्फ 48 घंटे पर वीक आप काम करा सकते हैं, अगर आप ज्यादा काम करवाएंगे तो ये एक्ट आपके अगेंस्ट काम करने लग जाएगा, तो कॉस्ट है ना आपकी। आप चाह के भी उनसे नहीं कह सकते कि आप ज्यादा काम करिए, आपको पेड हॉलीडे देनी पड़ेगी, कॉस्ट है ये। आप किसी चिल्ड्रन को एम्प्लॉय नहीं कर सकते 15 साल से कम एज का, अच्छी बात है। मैंडेटेड, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब अच्छा नहीं है, बट द ओनली पॉइंट इज कैसे इसने वर्क करा है एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट, और उनको डिसइंसेंटिवाइज करा है कि वो उस स्केल अप ही ना करें। एक्सटेंसिव प्रोविजंस तो वर्कर सेफ्टी, जैसे जैसे आप आपकी फर्म में ज्यादा लोग आएंगे, आप ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, आपको ज्यादा इस बात पे ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी वर्कर सेफ्टी हो, वर्कर सेफ्टी के साथ कॉस्ट आती है, राइट। बहुत तगड़ा पेपर वर्क चाहिए यार, क्यों मेरे को इतना बड़ा बनना है, मैं तो छोटा ही सही, सो स्मॉल रह के ही बढ़िया है, नहीं तो इन सारे एप्स के बीच में आ जाएंगे, ये रीजन। दूसरा एग्जाम्पल है ये वाला एक्ट विच इज एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट। आपको कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन देनी पड़ेगी अपनी तरफ से लोगों को, एम्प्लॉइज को, कॉस्ट है आपके लिए, आप कहेंगे छोटा ही सही, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा अपने आप को एक्सपैंड करने की। फिर आता है सबसे बढ़िया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में क्या है, हर तरह के लेबर डिस्प्यूट इसके अंदर आ जाएंगे इस एक्ट के अंदर। आपने जैसे ही कुछ लोग रखे, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आपके ऊपर अप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है, और लेबर डिपार्टमेंट का अपना जुरिस्डिक्शन होता है इस एक्ट के अंदर, आप जिस भी जुरिस्डिक्शन में आ रहे हैं। तो इस बात का ये अर्थ है, लेबर डिपार्टमेंट के जुरिस्डिक्शन का ये अर्थ है कि जो वर्कर्स हैं ये पहुंच सकते हैं इनके पास, लेबर डिपार्टमेंट के पास, और लेबर डिपार्टमेंट ना शुरू से ही एज्यूम करके बैठता है कि वर्कर ही बेचारा है, वही सही है, जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी तो पॉकेट्स बहुत डीप हैं और यही इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ऐसा हर बार होता होगा, मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है कि एम्प्लॉयर्स ही एम्प्लॉय को परेशान करते हैं, बट हो सकता है किसी केस के अंदर वर्कर्स ही करते हैं। लेकिन लेबर डिपार्टमेंट नेचुरली लीन करता है वर्कर्स के फेवर में, और बहुत ही एंटी एम्प्लॉयर काइंड ऑफ एक्ट है, लेबर डिपार्टमेंट उसी तरह से वर्क करते हैं। दूसरा, अब मान लीजिए ये कहता है, ये वाला सेक्शन 9 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट कहता है कि अगर मैं एम्प्लॉयर हूं और आप मेरे यहां काम कर रहे हैं, मुझे अगर कोई भी वर्किंग कंडीशंस चेंज करनी है तो मैं उसका नोटिस दूंगा पहले आपको, ठीक है। वर्किंग कंडीशन चेंज करना हो सकता है, कोई कोई प्री स्पेसिफाइड टास्क चेंज करना हो, जो भी मैंने आपसे पहले कहा था वो नहीं है, मैं आपको कोई और काम कराना चाहता हूँ, ये सारी चीजें मुझे उसके लिए नोटिस देना पड़ेगा।
फिर आप सोचेंगे, ठीक है, और आपके पास ये राइट है कि आप ऑब्जेक्ट करें। आप चले गए लेबर कोर्ट को लेके, नहीं नहीं मुझसे तो ये काम कर पा रहे हैं, मैं तो इस काम के लिए नहीं आया था, यही सब होता रहेगा। दूसरा, चैप्टर 5B ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ये कहता है, ऑलमोस्ट मेरे लिए इम्पॉसिबल बना देता है कि मैं किसी भी एम्प्लॉय को निकाल पाऊं। ऑलमोस्ट, ऐसा नहीं है निकाल सकता, बट ऑलमोस्ट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू ले ऑफ और रिट्रेंच वर्कर्स, अगर तो एंड वो तो पर्टिकुलरली उस केस में अगर मेरे वर्कर 100 से जा, तो बात ही खत्म हो गया। आप खुद देखिए, एंटी एम्प्लॉयर, चाहे मुझे उन वर्कर्स को तब भी रखना पड़ेगा, चाहे मेरे लिए अनप्रॉफिटेबल हो रहा हो उनको रखना, लेकिन तब भी मैं रखूंगा, मैं कुछ कर नहीं सकता इसके अंदर। ये प्रॉब्लम है। फिर आती है दूसरी रेगुलेशन, विच इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये था, कॉन्ट्रैक्ट लेबर में क्या होता है, जैसे कि मैं कॉन्ट्रैक्टर और कोई जना फर्म है, फर्म गए कि भाई मैं क्यों लेबर को रख के फिर इतने सारे लेबर लॉस का कॉस्ट अपने ऊपर लूं, तुम ही एक काम करो, तुम कॉन्ट्रैक्ट पे ले लो लेबर को और तुम ही ध्यान रख लेना, हम तुम्हारे को पैसे दे देंगे। तो बेसिकली व्हाट आई डू इज दैट आई विल एम्प्लॉय देम, मैं उनसे कहूंगा कि तुम्हारे को इधर जाना है और ऐसे ऐसे काम करना है, इतने ही पीरियड का काम है और इतने कॉन्ट्रैक्ट के मैं इतने पैसे दे रहा हूं। तो जो फर्म्स है वो बच जाती है। अब ये एक्ट आ, ये कहता है कि ना जी, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। आप जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है वो भी तो लेबर है, उनकी उनके भी तो कोई राइट्स हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। जो वर्कर्स हैं, अब मान लीजिए वो कहते हैं कि अगर कोई ऐसा काम है जो कि पेरिनियल नेचर का, मतलब वो होता ही रहेगा हमेशा, मान लीजिए मेरा डेटा एंट्री का काम है मेरी फर्म का, और वो डेटा एंट्री का काम खत्म तो नहीं कि मेरा काम ही वो है और आप रख रहे हैं, तो ये तो पेरिनियल नेचर ऑफ वर्क है ना। तो आप उस तरह के काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेकर, गवर्नमेंट ऐसा कह सकते नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, कोई इस तरह का काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं रखेगा, ठीक से हायर करिए, रेगुलर जॉब पे रखिए इनको, तो ये हो गया मेरे लिए कॉस्ट हो गई ना। दूसरा, इफ फिर एक गवर्नमेंट ये भी कह सकती है कि भाई देखिए एक बात बताइए, और जो लोग हैं वो तो रेगुलर एम्प्लॉयज को रख रहे हैं सेम काम के लिए, आप कॉन्ट्रैक्ट को क्यों रख रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्यों रख रहे हैं, अब से नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट लेबर वगैरह, वो ये कह देंगे, ठीक है। तो मैं तो बैठे बैठाए फंस गया, इन द सेंस के मुझे अब इनको रेगुलर एम्प्लॉयज की तरह से ट्रीट करना पड़ेगा, और जैसे ही मैं इनको रेगुलर एम्प्लॉयज की तरह से ट्रीट करूंगा और सारे जो लेबर लॉज है वो मेरे ऊपर लगना चालू हो। तो आपने देखा कि कितने स्ट्रिंजेंट लेबर लॉज थे, ये सारे के सारे लेबर लॉज एक एम्प्लॉयर के अगेंस्ट काम कर रहे थे। ये नहीं कहा जा रहा है कि सारे के सारे लेबर लॉज वर्क जो एम्प्लॉयर्स हैं उन्हीं को कुछ देते रहे ना, लेकिन एक लाइन होना चाहिए ना, इन लेबर लॉज की वजह से, उनकी इतनी स्ट्रिंजेंट लेबर लॉज की वजह से हम एम्प्लॉयर्स एक्सपैंड ही नहीं करें, हमारा लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग एक्सपैंड ही नहीं कर। ये बात, इस पॉइंट को प्रूव करा गया है अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा इस रीडिंग के अंदर, राइट। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम एक पर्टिकुलर बात हम ये देखेंगे कि कुछ लोग हैं जो ये कहेंगे कि नहीं नहीं ये लेबर लॉस की वजह से नहीं है, कुछ और रीजंस है जिसकी वजह से ये जो सेक्टर है ये डेवलप नहीं करा है, इसमें ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर इतना डेवलप नहीं करा है। और उसके बाद ऑथर्स क्या कहते हैं इन लॉज के बारे में, कि इन लॉज में क्या चेंज होना चाहिए सो दैट जो इकोनॉमी है वो डेवलप कर पाए, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है वो डेवलप। सो आई होप दिस वाज यूजफुल टू यू। थैंक यू।